अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के ज़रिए रूबी चैनल ने हमेशा ही से ये कोशिश की है कि अपने नाजरीन को जो है लीगल मशवरों से नवाजा जाए। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ ऐसी क़ानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जिनमें राय का इजहार ज़रूरी होता है। ऐसे नाजरीन जो हमसे क़ानूनी मशवरा चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर दिया जाएगा, लाइव कॉल के लिए आप कॉल कर सकते हैं। आज हमने मदऊ किया है एडवोकेट अब्दुल सलीम को, सैयद अब्दुल सलीम, जो न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि क्रिमिनल कोर्ट और कई कोर्ट्स में जो है आप केसेस देखते हैं। हम दिली खैर मकदम करते हैं जनाब सैयद अब्दुल सलीम साहब का। एडवोकेट साहब, जैसा कि हमने अभी नाजरीन को बताया कि ये जो इस प्रोग्राम का जो मकसद है लाइव डेस्क, वो क़ानूनी मशवरों से नवाजने का है। और आज हमने जो वसी तर टॉपिक्स दिए हैं वो जो है 498 केस यानी डाउरी केस है, इससे हटके जो है चेक बाउंस केसेस हैं, या फिर कोई ऐसा सिविल केस जिसके बारे में आप क़ानूनी मशवरा चाहते हैं, इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं सलीम साहब, और हमें खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे स्टूडियो आकर नाजरीन के लिए, ख़ासकर लाइव प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आजकल जो बढ़ते हुए डाउरी केसेस हैं, इसकी अहम वजह क्या है? ये आजकल जो हमारे माशरे में जो केसेस ये बढ़ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि लोगों में शऊर नहीं है जी। कम एजेस में शादी करने की वजह है, और एक जो है घरों में तरबियत सही नहीं होने की वजह से बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सिखा रहे हैं लोग जी। में वालिदैन जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सिखा रहे हैं, और ये 498 को जो है मिसयूज़ करने का एक ये भी कॉन्सेप्ट बन गया है। कुछ भी हुआ आप ऐसा रहना है, नहीं तो डोरी केस डाल देंगे। डोरी केस किन हालत में डालना है, किस तरह डालना है, अगर ज़िंदगी चलाना है तो फ्लेक्सिबल कान तक फ्लेक्सिबल होना है। अगर हो सकता फ्लेक्सिबल होके थोड़े दिन आप सब्र करके लेके चलेंगे, बड़ों का मशवरा ले लेंगे, या कोई भी है अपने काउंसलिंग भी होती है पीएसओ में जी, लेडीज विमेंस पीएस रखे हुए काउंसलिंग के लिए। ये पूरे होने के बाद अगर नहीं होने की सूरत पे आप 498 डाल के आखिर मरला है वो 498 ये जो डाल रहे हैं आप आखिरी मरला है। तो मेन वजह ये है कि भाई कम उम्र में शादी करना, तालीम नहीं होना, जिंदगी के बारे में शऊर नहीं होना, लेके साथ में किस तरह चलना है। और ये जो आजकल के आप देख रहे हैं किस तरह टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसमें देख के उसके अंडर इन्फ्लुएंस आना जी। इन चीज़ों की वजह से लोग कॉम्प्रोमाइज मेंटालिटी जो है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी है जी, यानी कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं शराइत पे कि भाई ये मेरा शर्त है, इस तरह चलना है, तुम चलो, आपके शराइत क्या है। इसमें क्या होता है, टकराव होने की वजह से ये जो है ना 498 के तक आना पड़ा लोगों जी। सलीम साहब, आप ये बताइए कि डाउरी केस यानी ये जो 498A जो केस है, ये जब बुक किया जाता है, पुलिस स्टेशन में बुक किया जाता है, तो इसका इतलाक यानी किस पर होता है? सिर्फ लड़के को गिरफ्तार किया जाता है या फिर ऐसा होता है बाज़ दफ़ा हमने क्योंकि हमारा वाबस्ता न्यूज़ से रहा है, हमें ये देखने में आया है कि मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन न सिर्फ ये कि लड़के बल्कि लड़के के माँ बाप, उसके भाई बहन जो भी घर में मिलते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसकी आखिर वजह क्या है? इसका जो इतलाक है यानी इसके हुदूद क्या है? अभी जो वही मैं बता रहा था कि भाई 498A जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत जो 498A के सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो 498A में क्या होता था, मिसयूज करने लगी, उसको एक हथियार की तरह लड़की वाले यानी कि दुल्हन लोग के घर वाले लोग इस्तेमाल करने लगे जी। तो उसमें अमेंडमेंट चलाए। पहले ऐसा होता था कि भाई 498 बुक करो, घर में जितने हैं, ननंद है, सास है, ससुर है, इवन काम वालियों तक भी अरेस्ट करके ले जा रहे थे जी। तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब 498A अगर आपका केस बुक हो रहा तो आपको पहले अरेस्ट किया जाएगा सिर्फ लड़के को जी, उसके बाद इंक्वायरी होगी, उसके बाद केस चलेगा। अगर इफ नेसेसरी अगर समझ ये हुआ कि भाई ये इसमें सास का भी इन्वॉल्वमेंट है या ननंद का भी इन्वॉल्वमेंट है, मेंटल टार्चर ये लोग भी दे रहे थे, या ससुर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके बाद वो लोग A2 A3 इस तरह। साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, माजूर चाहूंगा। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, आपका इसमें ग्रामी जी, आपका नाम बताइए जी। क्या पूछना चाहेंगे आप वकील साहब से? जो रूबी चैनल पे ऐड आ रहा बाहर के, वो सही है? किस ताल्लुक से? जो
जी। जो ऐड आ रहा है ना, नहीं, किस ताल्लुक से पूछ रहे हैं आप? जो रूबी चैनल से सऊदी के जो ऐड आ रहे हैं, जी 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 जॉब के ताल्लुक जी, एड्स के, जी जी, एड्स के ताल्लुक से देखिए, जो स्क्रोलिंग आती है उसके साथ एक नंबर दिया जाता है, तो आप अगर वो नंबर पे कर ले तो आपको इस सिलसिले में मजीद मालूमात हासिल हो सकती हैं, क्योंकि हर ऐड का ऐसा होता है, चाहे वो स्क्रोलिंग हो या फिर विजुअल ऐड हो, और उसमें एक नंबर दिया जाता है। तो बेहतर यही है कि आप उस नंबर पर कॉल कर लें, तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पर मिल सकती है। जी वकील साहब, आप बता रहे थे कि गिरफ्तारी का जो मामला है, यानी पुलिस ने हद तो ये कर दी कि काम वालियों को तक उठा लिया जा रहा था, तो उस सिलसिले में इसके जो हुदूद जो मुतय्यन है, इसके हुदूद क्या है वकील साहब? हुदूद ये अभी जिस तरह पहले काम वालियों तक उठा लिया जाता था, अब वो सिस्टम नहीं है। अभी सिर्फ लड़के को अरेस्ट कर लेंगे पहले इमीडिएट, जी। उसके बाद केस चलेगा। दौरान केस अगर इफ दे फाइंड, अगर ये लोग भी इन्वॉल्व है, सास ससुर ननद कोई भी, अब नौकरानी का तो है नहीं, काम वालियों का तो है नहीं जी। अगर सास है, ससुर है, लिव इन जो है रिलेशन, इमीडिएट रिलेटिव जो है, ननद है या भाई है, देवर जो बोलते, देवर जेठ, उनकी बीवी, अगर कोई इस तरह के लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है मेंटल टॉर्चर देने में या किसी और तरह का परेशान करने में, जेन्युइनिटी देख के उन लोगों के ऊपर भी A2 A3 A4 इस तरह लेके आने का अभी है। इस तरह पहले की तरह अभी नहीं है। पहले होता था वो सब कुछ, जितने भी घर में हैं, और पूछते थे पुलिस वाले कि भाई और कोई है बचा हुआ, उनका भी नाम लिखो, उनको अरेस्ट करके लेके आओ। ये जो मिसयूज होने की वजह से अभी वो सिस्टम नहीं है। अभी पहले A1 लड़के को अरेस्ट करते, उसके बाद दौरानी केस अगर वो लोग फाइंडिंग्स में निकला हुआ है तो उस हिसाब से अरेस्ट करना है। जी वकील साहब, और एक चीज़ जो देखने में आई है, देहातों के मुकाबिल ये देखा गया है कि शहर हैदराबाद में काफ़ी इस किस्म के केसेस आ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ये जो यहाँ का रेशो, जो सिटी में रेशो बढ़ा है, जैसा कि मैं पहले बताया था कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी प्रोग्राम्स जी, और लाइफस्टाइल जो मेट्रो लाइफस्टाइल जो आया है, उस हिसाब से जो है ना, वो यहाँ का रेशो बढ़ा हुआ है। जी जी। देहातों में क्या है, सोशल ऑब्लिगेशंस रहते, सोसाइटी के बारे में सोचना, यहाँ पे पड़ोस में कौन है मालूम नहीं होता। आज के तारीख में ऐसा है कि पड़ोस में अपने कौन है नहीं मालूम होता। जी जी। तो यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन का केयर नहीं है। यहाँ पे ये मेट्रो लाइफ जो है ना, जिस तरह का फास्ट होते जा रही है, उस हिसाब से जो है एक ही एक देन एंड देर फैसला कर लेंगे, भाई 498 डालो वहाँ, हम इधर, तुम उधर, खत्म कर दो केस को। जी। वो हिसाब से 498 ये बुक किया जा रहा है शहरों में। जो रेशियो बढ़ा वो वजह ये है कि इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो है ना, ये जो टीवी कल्चर जो आया हुआ है, उस हिसाब से जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस रह के ये लोग जो जिस तरह का वो लोगों का लाइफस्टाइल है, उसी तरह लाइफस्टाइल अपना इमेजिनरी लाइफस्टाइल एक बना लिए हुए। वो लाइफस्टाइल में रहने की वजह से ये लोग उसी तरह जिस तरह टीवी में होता है और वही अपना रहे हैं अपनी जिंदगी में। जी जी। आपने वकील साहब एक बात कही थी कि पुलिस स्टेशंस में जो है इस सिलसिले में काउंसलिंग की जा रही है, तो ये काउंसलिंग किस नौइयत की काउंसलिंग है? यानी झगड़ा होने के बाद, केस बुक होने के बाद काउंसलिंग की जाती है, या फिर केस बुक होने से पहले की जाती है? ये इस काउंसलिंग की नौइयत क्या है? ये काउंसलिंग जो है वुमेन पीएस में, जैसा CCS है, इसमें जो वुमेन पीएस जहाँ पे भी रखे हुए, सरूरनगर में है, थोड़े मकामात में वुमेन पीएस स्पेशली फॉर 498A के लिए वुमेन सेक्शन, वुमेन विंग अलग रखा हुआ है काउंसलिंग के लिए। जी। तो ये केस होने से पहले शायद ये काउंसलिंग में जो है दोनों लड़का लड़की दोनों को बिठाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स अलग अलग बिठा के पूछ लेते हैं। उसमें हम लोग भी होते हैं, एडवोकेट होते हैं जी। लड़की की तरफ से जो भी आते हैं वो एडवोकेट होते हैं, और लड़का भी अगर लेके आना चाहे तो लेके आ सकते हैं। लड़का लड़की बैठते हैं वहाँ पे, पुलिस वाले, पुलिस पर्सनल बैठ के काउंसलिंग करते हैं कि रूट प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये लोग इसमें यहाँ तक आने की वजह क्या है, क्यों ये लोग 498 के लिए जाना चाह रहे हैं, ये क्या ये लोगों को किसके लिए, किसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये प्रॉब्लम देख के उसको जो है ना, फिर हम लोग लीगली बता देंगे अगर आप फर्दर स्टेप लेके 498 के तो क्या क्या आप लेके मशाकिल आएंगे। ये उन लोग को उससे भी आगाह करते हैं, हम लोग एडवोकेट्स वो आगाह करते हैं, पुलिस वाले भी उन लोग को रूट प्रॉब्लम देख के उसमें मशवरा देते हैं कि भाई क्या करना है, कैसा करना है। जी भाई साहब, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम। ताहिर बात कर रहा हूँ मोगलपुरा से। जी ताहिर साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम में? जी, मैं मुस्लिम माशरे के ऊपर कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ वकील साहब से। जी। अच्छा जी, मुस्लिम उम्मा की हालत आज की तारीख में इतनी खस्ता क्यों है? जी। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मुस्लिम उम्मा की इज्जत दोबारा बहाल हो? यानी मुस्लिम उम्मा की इज्जत की बहाली के लिए क्या इक़दाम करना चाहिए, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी, क्या नाम था?
जी, ताहिर साहब थे मुगलपुरा से। मुस्लिम माशरे के बारे में ये पूछना चाह रहे थे कि मुस्लिम उम्मत की हालत जो पस्ता है इस वक्त, ऐसे क्या इक़दाम किए जाने चाहिए जिससे कि ये हालत में सुधार आ सके? वकील साहब, मुस्लिम उम्मा का तो वजूद ही नहीं रहा जी। मुस्लिम नेशन, मुस्लिम उम्मा का वजूद खुलफाए राशिदीन के बाद खत्म हो चुका है जी। मुस्लिम उम्मा है नहीं अभी मुस्लिम ममालिक है। सऊदीया का अपना मुफाद है, दुबई का अपना मुफाद है, कतर का अपना मुफाद है। हर जितने भी कंट्रीज है मुस्लिम कंट्रीज, 150 मुस्लिम ममालिक है। पेट्रोल डॉलर का इन लोगों का है, इन लोगों का मिलिट्री है, हर चीज है। लेकिन मुस्लिम नेशन की वजूद खत्म हो चुकी है। मुस्लिम उम्मा के बारे में सोचना आज के तारीख में बेवकूफी है। मुस्लिम उम्मा का नाम है ही नहीं, मुस्लिम उम्मा नहीं है अभी। हर मुल्क का अपना मुफाद है। जहाँ मुल्क का मुफाद हो जाता है वहाँ पे मुस्लिम उम्मा खत्म हो जाती है। जी। क्या कोई सऊदीया में आप देखें, आप कफिल नामी का एक आदमी को लगा के छोड़ देते आपके पीछे, आप जाके वहाँ पे शहरियत नहीं ले सकते, वहाँ की लड़की की शादी नहीं कर सकते, आप वहाँ बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। मुस्लिम उम्मा ये है, मुस्लिम नेशन में हर मुस्लिम को इक्वल राइट्स है। मुस्लिम उम्मा का तो वजूद ही नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पे मुस्लिम उम्मा नहीं है, मुस्लिम उम्मा का वजूद नहीं है। यहाँ पे ममालिक है। अब हर मुल्क का अपना फायदा है, अपने इंटरेस्ट है, अपने बॉर्डर्स है। जो कंट्री का है अगर सोचना है, जो कंट्री में आप है वहाँ के आप इक्वालिटी देखें, आप वहाँ के राइट्स के लिए लड़े, आप वहाँ बेहतरी के लिए देख लिया। अब ये मुस्लिम उम्मा ये सब ये बकवास, ये मुस्लिम उम्मा खत्म हो चुका है। नहीं, मगर ताहिर साहब जो पूछना चाह रहे थे, खासकर अब जैसा कि हैदराबाद की मिसाल ले लें आप, तो यहाँ पे जो मुस्लिम माशरे में जो बिगाड़ आ रहा है, तो इसे सुधारने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? यहाँ पे ये जब बात सुनता हूँ मैं अक्सर कि भाई मुस्लिम माशरे में बिगाड़ आ रहा है या क़यादत की कमी है, जब ये क़यादत की कमी है सुनता हूँ तो मेरे को एक घिन सी हो जाती है। एक कॉल लेते हैं वकील साहब, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई है। तो ताहिर साहब यही पूछना चाह रहे थे कि यानी दीनी एतबार से, नहीं क़यादत का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये पूछा कि मुस्लिम माशरे में जो बुराइयां फैली हुई, जैसा कि देखिए आप डॉरी केसेस यानी जहेज की मांग, जहेज की लानत को लेकर आज हर 2 घंटे में एक लड़की को जो है जलाया जा रहा है, उसे नजर आतिश किया जा रहा है। जैसा कि आप अखबारात में तो कुछ ऐसे केसेस है कुछ जो मंजर आम पर आने के बाद आते हैं, लेकिन हम नाजरीन को ये भी बताते चलें कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो ना अखबार की जीनत बन पाते हैं और ना चैनल्स पर आते हैं। कुछ ऐसे गरीब घरानों की लड़कियां जो है सिर्फ और सिर्फ महज जहेज की खातिर जलाई जा रही हैं। तो इस बारे में शायद ताहिर साहब ने आपसे जो है कुछ नजर डालने के बारे में कहा है। वकील साहब जी, ये जहेज की लानत को खत्म करने के बारे में, जहेज की लानत तो हर चीज को जहेज लेना ही ये अगेंस्ट इस्लाम शरीयत है जी। अगर वहां से ले रहे हैं बुनियादी आप गलत कर रहे हैं जी। आप बुनियादी गलत शुरुआती गलत करते हुए कि भाई मुस्लिम उम्मा या मुस्लिम माशरा रोना, तो ये गलत बात है ये जी। आपको शरीयत के हिसाब से आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया, हर चीज बताया, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, मेहमान बनना, मेजबान बनना, शादी, तलाक, हर चीज का आपको इल्म दिया गया। आप जी आपको हर चीज का इल्म दिया गया। जिंदा क़यादत वो है, जिंदा मिसालें उनके हैं। आप उस पे 5% भी अगर उनके हिदायत पे अमल करो, आपकी मुस्लिम माशरा बोलो या मुस्लिम उम्मा बोलो, इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है जी। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए 5% के हिदायत पे भी अमल कर लो, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, जो जिंदा जलाया जा रहा, जो दहेज लिया जा रहा या कुछ भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम है जी, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आना है। आप पूरे हिदायत पे नहीं, पूरे दिखाए हुए रास्ते पे, अगर सिर्फ 5% अमल कर लो, ये पूरे के लिए जो है यही रेमेडी है जी। नाज़रीन, वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जहेज की लानत को ख़त्म करने के लिए नौजवानों को आगे आना होगा। नौजवानों को ये अहद करना पड़ेगा कि वो न सिर्फ ये कि अपनी शादियों में जहेज का बॉयकॉट करेंगे, बल्कि अपने घरानों से होने वाली शादियों में भी जहेज न देने की जो है पाबंदी करेंगे, अहद करेंगे। तभी जाकर इस लानत को ख़त्म किया जा सकता है। यानी शहरी सतह पर या फिर रियासती सतह पर या मुल्की सतह पर कई ऐसी तंजीमें सरगर्म हैं जो इस सिलसिले में कई इक़दामात भी कर रही है। वकील साहब, आप ये बताइए कि इन तंजीमों की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या ये वाक़ई खातिर ख्वाह है? ये क्या जहेज की लानत को बिल्कुलिया तौर पर मिटाने के लिए ये मददगार साबित होंगी? हर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपने अपने मफाद के है जी। जब तक नौजवानों में
अपने नौजवानों में या अपने बड़ों में खुद से नहीं होगा कि खुद बदलूं, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ करने वाली नहीं है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरेस्ट है जी, अपने मुफाद है, अपने गोल्स है, अपने रास्ते है। आपको हर चीज आप एक मुसलमान हैं, आपको हर चीज बताया गया, आप अपने बुक को फॉलो कर लो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है आपको, आप वो फॉलो कर लीजिए। आप अपनी तरबियत अपने बच्चों को उसी तरह दीजिए। जी, जिहाद कीजिए दौरी के खिलाफ, जी, जो जहद देते जिहाद कीजिए उसके खिलाफ। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। आप किसी और पे क्यों ये जो बता रहे हैं कि भाई हमको करना क्या चाहिए, किसी और पे डिपेंड मत होइए। आप अपनी हिदायत जो दिया गया उस पर देख लीजिए, आपके कलाम पाक में क्या है वो देख लीजिए। उस पर अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, वकील साहब, जैसा कि हमने इस प्रोग्राम के बारे में ऐलान किया था, हमने ईमेल एड्रेस दिया था, हमने फ़ोन नंबर भी इस फीडबैक के लिए दिया था। हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि जहेज़ के केस के सिलसिले में होता यूँ है कि जो है वकला की जानिब से काफ़ी एक किस्म की काहली देखी गई है, यानी केस को बहुत उम्दा तरीके से जो है टाला जाता है। तो कई कॉलर्स ये जानना चाहते हैं, हमें ईमेल भी मौसूल हुई हैं कि इस सिलसिले में वकला की जानिब से, खासकर मुस्लिम वकला की जानिब से क्यों नहीं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक जो है तंजीम बनाई जाती है वकला की, ताकि जल्द से जल्द इन केसेस की पैरवी की जा सके। वकील साहब, ने बनाना तो ज़रूरी है जी, वकला के खिलाफ बात है ये, लेकिन ये बात भी सही है क्योंकि वैसे भी जो है ना कि कोर्ट में इतने केसेस है, सिर्फ 498A ही नहीं, कई केसेस ऐसे जिसकी वजह से देरी जो है ना होती है कोर्टों में। जी, जो ये सेकंड सिविल नेचर केस है, ये सिविल केसेस में हो या जायदाद के केसेस में हो, केसेस में जो डिले इसलिए होता है कि भाई कोर्ट में अपने पास उतने जजेस नहीं है, उतने कोर्ट्स नहीं है, उतनी फैसिलिटीज नहीं है। इस वजह से जो है ना जो 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 क्रिमिनल टाइप, जो इमीडिएट क्रिमिनल टाइप केसेस है उसको जो तरजीह ज़्यादा दिया जाता है। जी, और ये जो कोर्ट एडवोकेट्स का एक एसोसिएशन बना के इन चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जी, ये करना चाहिए। हर वकला जो है ना, हर वकील जो है ना, पूरे वकला मिलके एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, इन चीज़ों पे तवज्जो डालना चाहिए क्योंकि ये घरेलू मसाले से जितना डिले करो उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। वकील साहब, हम देखते हैं एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम में? जी, जी, और पैसे की लिए शादी कर रहे हैं। जी, तो यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इस लानत को कैसे ख़त्म किया जाए? खाली पैसे के लिए शादी कर रहे हैं जी, और पैसा पता है तो शादी। ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब पूछते हैं वकील साहब से। वकील साहब, जैसा कि कॉलर ने पूछा है कि आजकल जो शादियां हो रही हैं ये महज जहेज़ या फिर रुपए पैसे की खातिर हो रही है, तो इनका जो रिमार्क है या फिर इनका जो स्टेटमेंट है ये कहाँ तक दुरुस्त है? ये गलत है। ये बकौल उनके कह रहे थे कि लानत है। आप मत दीजिए, ऐसे रिश्ते मत कीजिए। बेटियों वालों के लिए मेरा ये मैसेज है कि भाई ऐसे रिश्ते मत कीजिए। अगर कोई पैसे दहेज मांग रहा है वो वहाँ पर रिश्ता कीजिए मत आप, और अपने बच्चों को तरबियत दे दीजिए कि भाई वो जहेज लेना एक लानत है। जी, जब लानत बोल रहे तो उस तरफ जाइए मत। ये रूट लेवल अपने अपने घरों से हर कोई पहल नहीं करेगा, इसका एंड होने वाला नहीं है। जी, जैसा कि वकील साहब ने जवाब दिया कि पहल ज़रूरी है, हर किसी को अपने घर से ये पहल करनी चाहिए, अहद करना चाहिए कि वो जहेज़ नहीं देगा और जहेज़ नहीं लेगा, तभी ये लानत जाकर ख़त्म होती है। लेकिन वकील साहब, बाज़ केसेस में ये भी देखा गया है कि लड़के वालों की जानिब से शादी से क़ब्ल किसी किस्म का कोई जहेज़ नहीं मांगा जाता, किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही शादी होती है उसके बाद से जो है जहेज़ के सिलसिले में यानी डिमांड शुरू हो जाती है, या फिर यूँ होता है कि लड़की को हिरासा किया जाता है और नतीजा ये होता है कि उसे जो है आखिर में जला दिया जाता है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, कौन साहब और कहाँ से? हेलो जी बोलिए। कौन बात कर रहे हैं? देखिए, ये प्रोग्राम है लाइव डेस्क, रूबी चैनल पर आपने कॉल किया है, कुछ सवाल पूछना है आपको इस प्रोग्राम में? अपने टेलीविजन की थोड़ी आवाज, ये दहेज के बारे में कुछ बोल रहे ना? थोड़ी टेलीविजन की अपनी आवाज कम कर दें, आप टीवी की आवाज कम कर दें। ठीक है। देखिए
तो चलता। नहीं, मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि जहेज अपनी तरफ से दिया जाए तो कबूल करेंगे आगे वाले? हाँ ठीक है। जी वकील साहब, शायद इनके क्वेश्चन की समरी ये है कि अगर खुद से अगर जहेज देना चाहे, देखिए कई ऐसे मालदार या मुतमव्विल शख्सियात हैं जो अपनी लड़कियों को जहेज देना चाहते हैं, तो क्या ये बुराई की तरफ एक कदम है या फिर दूसरों को यानी इसकी तरगीब देना एक माना है? इसके क्या लिए जाए वकील साहब? ये बिल्कुल बुराई है ये। जी, ये आपके पास है, आप दे रहे हैं, दूसरे को रास्ता बता रहे हैं आप, जी दूसरे को वो चीज, वो लानत की तरफ ढकेल रहे हैं आप। जी, जिसके पास नहीं है वो नहीं दे सकता, उसके बाद में जो बोल रहे हैं कि भाई जिस तरह शादी के वक्त नहीं मांगते, शादी के बाद मांगते, ये पूरे इसके बाद के सेकेंडरी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। जी है आपके पास नहीं है, शरीयत के हिसाब से नहीं देना है, नहीं देना है। जी आपको क्या देना है? मेहर लेना है, मेहर का आप बात करना है, दहेज का वगैरह बात नहीं करना है आपको। जी। दहेज देना नहीं जी। है। आपके पास है, फ्यूचर में कभी दीजिए, आप उनके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, बच्चों के लिए कुछ देंगे, अगर आपकी हैसियत है दीजिए, लेकिन आप आपके पास है, आप दे रहे हैं, जिसके पास नहीं है उसको उकसा रहे हैं आप मांगने के लिए। शायद कॉल ड्रॉप हो गई। काफ़ी अच्छी बात कही वकील साहब ने कि इस्तेताअत होने के बावजूद जो है इस लानत को ख़त्म करना ज़रूरी करार पाता है, क्योंकि इससे होता यह है कि दूसरों को एक किस्म की रग़बत मिलती है कि जब उन्होंने दिया है। ख़ानदानों में अक्सर ये देखने में आया है वकील साहब, यानी एक किस्म का कंपटीशन होता है, एक किस्म की जो है बरतरी हासिल करने की खातिर ये किया जाता है कि उन्होंने जब अपनी लड़की को इतना जहेज़ दिया है तो हम भी जो है इनसे बढ़ चढ़ कर देंगे। तो क्या ये भी एक फैक्टर है इस लानत को आगे बढ़ाने? सही है, सही, ये भी एक फैक्टर है। और खानदानों में छोड़ो, अगर 2 बहन है, 3 बहन है, 4 बहन है, एक बहन को इतना दिया, दूसरे बहन को वो चोरी करेगा या कर्जा ले लेगा, डूब जाएगा, लुट जाएगा, लेकिन और दूसरी बेटी को वही करने के लिए कोशिश करेगा जी। इसलिए जो है शुरू से खत्म कर देना है, किसी को देना ही नहीं है जी। अगर आप एक घर की बात करता रहा हूँ, 4 बहनें, पहली बेटी को समझो 5 लाख दिया, दूसरी बेटी को उसके पास नहीं भी हो तो 5 लाख लाना ही है, सोना उतना लाना ही है, वही मैरिज हॉल में करना है या उसी तरह के उसके लेवल के मैरिज हॉल में करना है जहाँ पे किया हुआ है जी। ये डिमांड दूल्हे वाले की तरफ से होगी, जैसे आपने पहली बेटी को किया दूसरी बेटी को इसी तरह कीजिए, पहले वाले को जिस तरह दिया हमें भी उसी तरह दीजिए, ये डिमांड शुरू होती है। इसलिए शुरुआत में देना ही नहीं है जी, देना नहीं है तो कहीं भी देना नहीं है। ये घर उसी तरह खानदान में भी, अगर आप खलेरे में करे, वो लोग बोलते भाई वो फलाने घर में ऐसा हुआ तो हम भी ऐसी शादी करेंगे जी, हैसियत हो ना हो वो नहीं है, वहाँ वो लोग करे अपन भी करेंगे, कहाँ से लाएंगे, चोरी करेंगे, कर्जा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेके आएंगे। ये सबका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है बच्चों पे पड़ रहा है, जिस घरों को जाएंगे वो लेवल पे नहीं करने की वजह से उसके बाद वो इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ रहा है, बच्चों पे उनके जिंदगी तबाह हो रही है। ये लानत को शुरू में खत्म करना है। नाज़रीन, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि इस रिवायत को तोड़ना होगा, यानी बरतरी हासिल करने की जो फौकियत हासिल करने की जो रिवायत है इसे भी तोड़ना होगा। बाज़ ख़ानदानों में देखा जाता है कि हमने पहली लड़की को दिया है तो बाद की लड़कियों को भी देना होगा। वो ज़माना कुछ और था जब आपने दे दिया सो दे दिया, लेकिन आगे चलकर इस रिवायत को तोड़ना होगा। नाज़रीन, ये प्रोग्राम यूँ ही चलता रहेगा। लाइव डेस्क, हम आपके कॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ क़ानूनी मशवरों के लिए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।